नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, फेसबुक और बीजेपी के बीच की मिली भगत का भंडाफोड़ सोशल मीडिया के चरित्र के बारे में क्या जानकारी देता है, हम आज मीडिया वॉच में इसकी पड़ताल करेंगे। इसके साथ ही ये भी देखेंगे कि प्रशांत भूषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो अवमानना का केस चल रहा है उसके बारे में गोदी मीडिया में इतनी खामोशी क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है। इसके अलावा हम देखेंगे कि टीआरपी की होड़ में कौन से चैनल आगे हैं, क्यों आगे हैं और उनकी टीआरपी क्या कहती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। सोशल मीडिया के बारे में ये आम धारणा है कि वो एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है, खुलापन है, आज़ादी है और जो भी व्यक्ति जो चाहे कह सकता है, सुन सकता है, वहाँ किसी तरह का नियंत्रण अंकुश नहीं है। लेकिन ये आंशिक सच्चाई है, पूरी हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि फेसबुक से लेकर गूगल, यूट्यूब, ट्विटर तक सब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और उनका एकमात्र एजेंडा है और वो एजेंडा है मुनाफाखोरी। इसीलिए तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसी तरह से व्यवहार करते हैं जैसे कि हमारे यहाँ का गोदी मीडिया व्यवहार करता है। ये प्लेटफॉर्म भी एक तरह के गोदी मीडिया हैं। फ़र्क ये है कि हमारा गोदी मीडिया एक सरकार की गोद में बैठा है और ये गोदी मीडिया दुनिया के विभिन्न शासकों की गोद में खेलते हैं। ये दिखावे के लिए एक कम्युनिटी कोड का फर्जीवाड़ा भी करते हैं, मगर उनकी आड़ में वही करते हैं जिसके लिए ये कंपनियां बनी हैं, यानी मुनाफाखोरी। फेसबुक के विवाद ने इसी सच्चाई को सामने रख दिया है। हालांकि ये सच्चाई बहुत सारे लोग जानते थे, जो भी मीडिया के चाल चरित्र को परखते रहे हैं वो जानते हैं कि फेसबुक हो या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वो किस तरह से काम करते हैं, वहाँ के शासकों के साथ मिलकर वो किस तरह से कंटेंट को रेगुलेट करते हैं, उसमें भेदभाव करते हैं, शासकों के पक्ष में जो कंटेंट होता है उसको ज़्यादा प्रमुखता देते हैं और जो विपक्ष में होता है उसको कैसे दबा देना है, इस पर काम करते हैं। लेकिन अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो रिपोर्ट छापी है उसने फेसबुक को एक तरह से सबके सामने सरेआम नंगा कर दिया है। ये बिल्कुल साफ हो गया है कि वो बीजेपी के प्रति नरम है और उनके विरोधियों के प्रति बहुत ही सख्त है। इसीलिए वो बीजेपी के नेताओं द्वारा जो हेट कंटेंट पोस्ट किया जाता है उसको नहीं हटाता है, जबकि उसके आलोचक या विरोधी होते हैं सरकार के, मोदी के विरोधी हैं, मोदी सरकार के विरोधी हैं, उनको वो रोक देता है और बल्कि हटा देता है और वार्निंग भी देता है। इसके ऐसे ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। बहुत सारे मानवाधिकार कार्यकर्ता इसकी कंप्लेन कर चुके हैं, लेकिन फेसबुक उस पर कार्रवाई नहीं करता है। फेसबुक द्वारा सफाई देना और शोर मचने पर बीजेपी नेता टी राजा सिंह की जो पोस्ट है, विवादास्पद पोस्ट हैं जिसके बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उल्लेख किया है, उनको हटा देना इस बात का प्रमाण है कि फेसबुक दबाव में, प्रभाव में या किसी सौदेबाजी के तहत अपना काम करता है। अब टी राजा सिंह की जो फेसबुक पोस्ट है उसको लेकर तो किसी को संदेह हो ही नहीं सकता कि वो हेट कंटेंट है। रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देना चाहिए या मस्जिदों को गिरा देना चाहिए, इस तरह के पोस्ट विशुद्ध रूप से हेट स्पीच हैं और न केवल वे तुरंत हटा दी जानी चाहिए थी, बल्कि राजा सिंह के खिलाफ एक मुकदमा भी इसके लिए दायर किया जाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बीजेपी के नेता हैं, उसके 100 खून माफ़ हैं और एक लड़की जो केवल कम उम्र की लड़की जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के जिंदाबाद के नारे लगाती है, उसको केवल इसी आधार पर जेल भेज दिया जाता है, जबकि राजा सिंह जैसे व्यक्ति छुट्टा घूमते रहते हैं। तो सरकार का जो काम है वो तो उसने नहीं किया, लेकिन फेसबुक को जो काम करना चाहिए था वो भी नहीं किया, क्योंकि आखी दास जो यहाँ भारत में प्रमुख हैं फेसबुक की, उन्होंने कहा कि इसको हटाने से बीजेपी सरकार नाराज़ हो सकती है और हमारे धंधे पर इसका असर पड़ सकता है, हमारा बिजनेस प्रभावित हो सकता है। और वो ये एक बार नहीं कई बार कर चुकी थी, इसलिए वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गया।
दरअसल फेसबुक एक तरह का गोदी मीडिया ही है। आप इसको समझें कि फेसबुक का व्यवहार, उसका काम करने का ढंग एक गोदी मीडिया की तरह है। वो भी सरकारों के इशारों पर काम करता है। वो ऐसा इसलिए नहीं करता है कि वैचारिक रूप से मोदी जी के विचारधारा से उसके साथ है या उसको अच्छी लगती है या हिंदुत्व का विचार वो उसको पसंद आता है, बल्कि इसलिए कि वो मोदी जी को खुश रखकर अपने धंधे को फैला सकता है, बल्कि फैला रहा है। वो जो भी सत्ता में होगा उसके साथ बना कर रखेगा, जैसा कि गोदी मीडिया करता है। और ये आपने हाल के वर्षों में देखा होगा कि किस तरह से फेसबुक ने अपना कारोबार फैलाया है और अभी जियो में भी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। तो अंबानी, आप जानते हैं कि मोदी जी के करीबी हैं और फेसबुक ने अंबानी को भी जोड़ लिया है। तो एक त्रिकोण पूरा बन गया है, जिसके जो मिलकर खबरों को भी नियंत्रित करेंगे, कंटेंट को भी नियंत्रित करेंगे और सत्तारूढ़ दल के पक्ष में काम करेंगे। तो फेसबुक के लिए भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार है। व्हाट्सएप, जिसके करीब 40 करोड़ लोग यूज़र्स हैं पूरे हिंदुस्तान में, वो भी फेसबुक की एक दुकान है और उसका उपयोग भी हेट कंटेंट को फैलाने के लिए, हेट स्पीच के लिए किया जा रहा है। मगर मार्क ज़करबर्ग कुछ नहीं कर रहा, वो हाथ पर हाथ धरे बैठा है या जाहिर है कि सत्तारूढ़ दल के साथ उसकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है उसके तहत वो खामोशी के साथ उसको चलने दे रहा है। उसने जिस आखी दास को अपनी मुखिया बनाया है यहाँ पर, वो बीजेपी की एजेंट की तरह काम करती है। बीजेपी नेताओं के हेट कंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की बात करती है, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है और उससे संबंध बनाए रखना ज़करबर्ग का उसमें फ़ायदा है। यही वजह कि बीजेपी भी एक तरह से फेसबुक के बचाव में आपको खड़ी हुई दिख रही है। वो इस पूरे मामले की जांच नहीं होने देना चाहती है। विपक्षी दल मांग कर रहे हैं कि इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच हो, ना, उसने साफ मना कर दिया है। जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, स्थायी समिति है, वो चाह रही थी कि इसकी जांच हो और फेसबुक के अधिकारियों को बुलाकर पूछताछ की जाए इस बारे में। और शशि थरूर ने जब ऐसा कहा तो उस पर बीजेपी के नेता टूट पड़े और उन्होंने बिल्कुल हंगामा मचा दिया। अब तो प्रिविलेज मोशन लाने की बात हो रही है शशि थरूर की तरफ से भी और निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता हैं उनके तरफ से भी। तो तमाम तरह के ये ओछी टिप्पणियां की शशि थरूर के बारे में, रोड़े अटकाए गए और अब जाहिर है कि ऐसा नहीं लगता कि कोई जांच हो पाएगी। तो चोर मौसेरे भाई हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे बीजेपी, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। कायदे से तो ये होना चाहिए कि फेसबुक से पिछले 5-6 सालों का पूरा रिकॉर्ड मांगा जाए कि वो बताए कि उसके पास किस किस तरह की कंप्लेन आई हैं हेट कंटेंट, हेट स्पीच से संबंधित, और उसने उनके बारे में क्या किया है और किन पोस्ट को हटाया और किन को नहीं हटाया और उसके पीछे कारण क्या हैं। तो उससे पूरा खुलासा हो जाएगा कि फेसबुक ने हेट कंटेंट को के नाम पर क्या जेन्युइन कंटेंट को भी हटाया है और जो हेट कंटेंट को नहीं हटाया है वो क्यों नहीं हटाया है, कितने अकाउंट उसने ब्लॉक किए हैं, बंद किए हैं, कितनों को वार्निंग दी है। तो ये सारी चीज़ें सामने आनी चाहिए, लेकिन सरकार ये काम नहीं करने देगी क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये रहस्य से पर्दा उठे और उसकी पोल खुले। तो ये इसी तरह से चलता रहेगा और फेसबुक इसी तरह से नियंत्रित करता रहेगा कंटेंट को। लेकिन अच्छी बात यह है कि फेसबुक के बहुत सारे कर्मचारियों की आत्मा मरी नहीं है, इसलिए उन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि हेट कंटेंट पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि फेसबुक पर मुसलमानों के खिलाफ हेट कंटेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है और उसे रोकने के लिए जो फेसबुक मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, वो कुछ कदम नहीं उठा रहा है। अमेरिका के ब्लैक लाइफ मूवमेंट के दौरान भी कर्मचारियों के दबाव की वजह से ज़करबर्ग को झुकना पड़ा था, क्योंकि उस समय ज़करबर्ग नहीं चाह रहे थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था, हिंसा थी जिसमें, और कुछ ऐसे ट्वीट थे जिसमें गलत जानकारी दी गई थी, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं थे। तब वहाँ के कर्मचारियों ने विद्रोह कर दिया था और उसके बाद एक दबाव बना था। बहरहाल आरोपों से घबराकर फेसबुक ने एक बोर्ड जैसा बनाने की बात कही है, मगर ऐसा लगता है कि उसका मकसद अभी जो गुस्सा पैदा हुआ है, जो विवाद पैदा हुआ है, उसको शांत करना है, ना कि हेट कंटेंट के खिलाफ कोई कार्रवाई करना। वास्तव में जब तक मोदी सरकार जर्मनी, फ्रांस और यूरोपियन यूनियन की तरह
सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ सख्त नहीं होगी तब तक वे मानने वाली नहीं हैं। और मोदी सरकार तभी सख्त होगी जब उस पर विपक्ष और आम जनता हमारा और आपका दबाव पड़ेगा कि हमें फेसबुक को साफ़ सुथरा चाहिए, उसमें हेट कंटेंट हम नहीं चाहते हैं और सरकार को इसके लिए नियम कानून बनाने पड़ेंगे। जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर दबाव डालना पड़ेगा, उनके लिए एक कम्युनिटी कोड अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा और एक मॉनिटरिंग सिस्टम भी डेवलप करना पड़ेगा जो सरकारी नहीं होगा, जिसमें सिविल सोसाइटी होगी, फेसबुक के कर्मचारी भी हो सकते हैं और आम लोग की तरह के रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। तो इस तरह से एक न्यूट्रल, निष्पक्ष और तटस्थ एक सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये बहुत बड़ा गोदी मीडिया है और इसका असर भी भयानक हो रहा है और बहुत सारे दंगों में इसकी रोल होती है, मॉब लिंचिंग में हम देख चुके हैं व्हाट्सएप का कितना बड़ा रोल रहा है। तो ज़रूरी है कि हेट कंटेंट को रोकने के लिए कदम उठाए जाएं और इसके लिए जाहिर है कि सरकार पर दबाव डालना ज़रूरी है, नहीं तो बीजेपी और फेसबुक की ये मिलीभगत चलती रहेगी। हमारा गोदी मीडिया सुशांत के मामले में हाइपर एक्टिव है। वो इसका मीडिया कवरेज बिल्कुल डूब कर रहा है। ऐसा लगता है कि सुशांत टीआरपी का ख़जाना है और हमारे चैनल उसको लूट लेना चाहते हैं, पूरी तरह से उसके लिए टूट पड़े हैं। इसीलिए महीने भर बाद भी सुशांत टीवी चैनलों के पर्दों पर छाया हुआ है। वे दिन रात सुशांत को न्याय दिलवाने में लगे हैं। जस्टिस फॉर सुशांत। देश के हज़ारों लोग बेमौत मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, मगर उन्हें न्याय दिलाने की फिक्र हमारे मीडिया वीरों में नहीं है। अर्णब गोस्वामी, नाविका कुमार से लेकर चौधरी, सरदाना, अजय देवगन वगैरह वगैरह सब इंसाफ की लड़ाई में योद्धा बने हुए हैं, फर्जी योद्धा, कागजी योद्धा, क्योंकि सुशांत के मामले में टीआरपी मिल रही है। इसीलिए सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया में खुशियां ही खुशियां दिखाई दी। वो बताता है कि उसका एजेंडा क्या है, ये उनकी खुशी बताती है कि हमारे न्यूज़ चैनलों का एजेंडा क्या है, सुशांत से जुड़कर उन्हें क्या मिलने वाला है। सबको पता है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है और वो वही करता है जो सरकार चाहती है, वो वही बोलता है जो सरकार कहती है। इसीलिए वो महाराष्ट्र सरकार को हिलाने गिराने में मोदी सरकार की मदद करेगी, न कि सुशांत को न्याय दिलाने में। ये स्पष्ट रहना चाहिए। लेकिन मीडिया का तो दोहरा एजेंडा पूरा हो रहा है। एक तरफ वो सरकार के एजेंडे के हिसाब से कवरेज कर रहा है और दूसरे तरफ दोनों हाथों से टीआरपी समेटने में, लूटने में लगा हुआ है। इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत में चल रहे ऐतिहासिक मुकदमे को लेकर उसमें कोई उत्साह नहीं है। उसके कवरेज को लेकर वो कतई गंभीर नहीं है। अदालत की अवमानना के मामले में जाने माने वकील प्रशांत भूषण को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है और 20 अगस्त को वो सज़ा भी सुनाने वाला था, मगर मीडिया की इसमें कई गुना दिलचस्पी सुशांत के मामले में थी, सीबीआई जांच की पुरानी खबर में थी, जिसको वो बार बार लपेट कर रीपैकेज करके प्रस्तुत कर रहा था, वो उसी में लगा रहा। हालांकि प्रशांत भूषण का मामला सीधे तौर पर मीडिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मीडिया के सिर पर हमेशा अदालत की अवमानना की तलवार लटकती रहती है। वो अरसे से मांग करता रहा है कि इस कानून को ख़त्म किया जाए, क्यों, और ख़ास तौर पर इसका जो आपराधिक अवमानना वाला पक्ष है उसको ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। कई देश इसे ख़त्म भी कर चुके हैं। अब ऐसे में प्रशांत भूषण को उनके ट्वीट के बहाने कोर्ट सबक सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो वो मुंह घुमाकर बैठ गया है, जबकि प्रशांत के साथ उसे भी मैदान में उतर पड़ना चाहिए था। कायदे से तो ये होना चाहिए था कि इस मुद्दे को हमारा मीडिया एक अभियान की शक्ल दे देता। आखिरकार देश और दुनिया भर के जाने माने लोग प्रशांत के समर्थन में बयान दे रहे हैं, ज्ञापन जारी कर रहे हैं और प्रशांत के ट्वीट को रीट्वीट करके कोर्ट की कार्रवाई को सीधे तौर पर चुनौती भी दे रहे हैं। लेकिन वो चुप बैठा हुआ है, तो ये सवाल तो उठेगा ही कि आखिरकार हमारा मीडिया चुप क्यों है। क्या मीडिया
ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि प्रशांत भूषण को वो कवरेज नहीं देना चाहता, क्योंकि वे मौजूदा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। क्या सत्ताधारियों से हमारे गोदी मीडिया को कोई इशारा मिल चुका है कि प्रशांत की खबर को डाउन प्ले करके रखना है ताकि प्रशांत भूषण कहीं बहुत बड़े हीरो न बन जाए? हालांकि मीडिया के इस रुख के बावजूद माफ़ी न मांगने की बात कह के प्रशांत भूषण हीरो बन चुके हैं और कोर्ट एक किस्म का खलनायक के रूप में नज़र भी आ रहा है। ये सब लोग महसूस कर रहे हैं। ये मुमकिन है कि प्रशांत भूषण का मामला सुशांत जितनी टीआरपी न दे रहा हो, न दे पाए, क्योंकि उसमें उस फिल्म अभिनेता की दुखद मौत जैसा न रोमांच है, न सस्पेंस है, न मनोरंजन है। प्रशांत का मामला थोड़ा पेचीदा भी है, इसलिए आम दर्शकों की रुचि उसमें कम जाती है, क्योंकि ये कानूनी दांव-पेच का सवाल है। उन्हें ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अवमानना की बात समझ नहीं आती है। लेकिन हमारे मीडिया का दायित्व है कि वो इसको समझाएं, सरल करके समझाएं, ताकि वो समझें और इससे जुड़ सकें अभियान के तहत। लेकिन कभी कभार मीडिया का देश और लोकतंत्र के बारे में सोचना भी दूभर हो जाता है। ऐसे मौके पर उसे सोचना चाहिए कि ये हमारे लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है, हमारे संविधान से, हमारे न्यायपालिका से जुड़ा हुआ और मीडिया से तो जुड़ा ही हुआ है। तो ऐसे मौके पर उसको थोड़ा सा अपना चरित्र बदल लेना चाहिए, ख़ास तौर पर तब जब मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हो, जिसके आधार पर वो भी अपना काम करता है। हमारा जो पूरा मीडिया है वो संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत काम करता है। उसी से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूरे समाज को मिली हुई है, उसी से हमारा मीडिया भी ये अधिकार ग्रहण करता है और यही इसमें दांव पर लगा हुआ है अवमानना वाले केस में भी। तो ऐसे में होना तो ये चाहिए कि मीडिया इस पूरे अभियान का झंडा बरदार बनता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब सवाल ये है कि जब उसका एकमात्र एजेंडा चाटुकारिता बन चुका है, तो फिर अधिकारों, आज़ादी और इंसाफ की चिंता हमारा मीडिया क्यों करेगा? वो तो गोदी मीडिया का ही धर्म निभाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया का दायित्व है कि वो सरकार की सेवा करे, सरकार के साथ खड़ा हो, ना कि सरकार के खिलाफ खड़े होने वालों के साथ खड़ा हो। दोस्तों, आमतौर पर ये माना जाता है कि हर हफ्ते जो टीआरपी आती है उससे चैनलों की लोकप्रियता का अंदाज़ा मिलता है, पता मिलता है। लेकिन ये टीआरपी केवल यही नहीं बताती कि कौन चैनल नंबर 1 है या कौन सा प्रोग्राम हिट है, बल्कि उससे आप अगर उसका पोस्टमार्टम करें तो आपको और भी बहुत कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकती हैं। सबसे बड़ी बात तो आप ये समझ सकते हैं कि चैनलों के बीच जो होड़ चल रही है उसमें कौन से मुद्दे हावी हैं और वे अपनी टीआरपी को बटोरने के लिए कौन से धतकर्म कर रहे हैं, कौन से हथकंडे आजमा रहे हैं। टीआरपी बटोरने का जो मंत्र है वो समय समय पर बदलता रहता है। अगर कभी अपराधों पर आधारित कार्यक्रमों के ज़रिए टीआरपी बटोरी जा रही थी, तो फिर कभी एक मौका ऐसा आया जब भूत प्रेत और चमत्कार फार्मूला बन गया और उससे चैनलों ने अपनी टीआरपी को बढ़ाया। इसके बाद एक दौर आया जब चैनलों ने ज्योतिष से भरे कार्यक्रम दिखाने शुरू किए और सास बहू टाइप के जो सीरियल होते थे उनकी कतरनों पर आधारित कार्यक्रम शुरू कर दिया और उससे टीआरपी खोरी की। आज का दौर नया है, नया ट्रेंड है और वो ट्रेंड है हिंदुत्व का, युद्धोन्माद का। पिछले हफ्ते एक बड़ी बात हुई इस टीआरपी में उलटफेर के मामले में कि जो आज तक लंबे समय से नंबर 1 बना हुआ था उसको पटखनी देकर रिपब्लिक भारत नंबर 1 बन गया। इसके पहले TV9 भारतवर्ष नंबर 2 पर आ गया था और आज तक को उससे ख़तरा महसूस होने लगा था और इंडिया टीवी को धकेल के वो तीसरे नंबर पर धकेल दिया था, इसलिए इंडिया टीवी को भी तकलीफ़ हो गई थी। अगर ऊपर के और चैनलों पर नज़र डालें तो आपको इनमें इंडिया टीवी और जी न्यूज़ भी मिलेंगे। यानी अगर टॉप 5 चैनलों में जाएंगे तो आपको रिपब्लिक टीवी, आज तक, इंडिया टीवी, TV9 भारतवर्ष और जी न्यूज़, ये चैनल आमतौर पर इन 5 में रहते हैं। न्यूज़ 18 भी कभी कभी इनमें शामिल हो सकता है, इनके आसपास रहता है। अब इन सारे चैनलों में एक बात आपको समान दिखेगी, ये सारे के सारे चैनल हिंदुत्ववादी हैं और सरकारी धुन पर नाचते रहते हैं। ये अगर ऊपर के 5-6 चैनलों में शुमार हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हिंदू मुसलमान और हिंदुस्तान पाकिस्तान से जुड़ी सामग्री की इनमें भरमार होती है। ये फार्मूला है, ये हथकंडा है, इन मुद्दों को ये ज़्यादा
प्रमुखता से, ज़्यादा उत्तेजना के साथ उठाते हैं और इसमें युद्धोन्माद भी शामिल कर दिया जाता है। रिपब्लिक टीवी ने अगर बाजी मारी है तो इसका मतलब है कि उसने हिंदुत्व और युद्धोन्माद को दूसरे चैनलों के मुकाबले ज़्यादा उन्माद और उत्तेजना के साथ परोसा है। टीवी 9 भारतवर्ष ने जो लंबी छलांग लगाई थी पिछले दिनों में, उसकी वजह भी इसी तरह का कंटेंट रहा है। जी और इंडिया टीवी की पहचान तो आप जानते ही हैं कि वो पूरी तरह से हिंदुत्ववादी चैनलों में तब्दील हो चुके हैं, वही उनकी छवि है। रही बात आज तक की, तो वो भी पूरी तरह से भगवा हो चुका है, मगर बाकी चैनलों के मुकाबले थोड़ी सी पत्रकारिता भी कभी कभार उसमें हो जाती है, देखने को मिल जाती है। शायद यही वजह है कि वो इस बार पिछड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो जल्दी ही भगवा होकर और ज़्यादा रंग गहरा करके उसका अपनी पोजीशन फिर से प्राप्त कर लेगा, क्योंकि वो लगातार इस तरह के बीच में कभी ऐसे मौके आए हैं तो उसने अपने को और ज़्यादा एग्रेसिव करके ये जगह हासिल कर ली है। इस टीआरपी की होड़ में एक सुशांत वाला मसला भी है, जिसने इन सबको इनमें युद्ध रत किया है, और रिपब्लिक टीवी ने भी अगर बाजी मारी है तो उसमें भी उसका योगदान है। और वो इसीलिए है कि सुशांत वाला मसला जो है केवल सुशांत वाला मसला नहीं था, उसमें हिंदुत्व की भी छौंक लगाई गई थी। और वो इस तरह से कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहाँ पर आप जानते हैं कि गठबंधन की सरकार है जिसमें शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस हैं, और उनको टारगेट रिपब्लिक टीवी लगातार करता रहा है, अर्णब गोस्वामी करते रहे हैं। और इसकी वजह से एक हिंदुत्व वाला एंगल इसमें जोड़ दिया गया कि जो गैर बीजेपी सरकारें हैं उसको टारगेट करो सुशांत के बहाने। तो इस तरह से उसने अपने को नंबर 1 तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। तो आप जो ये नंबर 1 की होड़ है या टीआरपी की होड़ है, इसको कंटेंट की क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल मत आंकिए। ये विशुद्ध रूप से फार्मूलेबाजी है, हथकंडेबाजी है और घटिया कंटेंट की होड़ है। अच्छे कंटेंट की होड़ में ये लोग आगे नहीं हैं, घटियातम कंटेंट की होड़ में ये आगे हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वॉच। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक डीबी लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले हफ्ते अगले शनिवार को मैं फिर हाजिर होऊंगा। हफ्ते भर की जो प्रमुख मीडिया घटनाएं हैं उनको लेकर उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।